हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। हम लोग कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना था। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो केमिकल कंपाउंड सिक्रेट होते हैं वो डायरेक्टली किस में मिक्स कर दिए जाते हैं, ब्लड के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं। दीज केमिकल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। इन हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दिया जाता है और ब्लड के थ्रू ये टारगेट साइट तक पहुंच पाते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स हैं, उनकी लोकेशन अलग अलग है। इन ग्लैंड्स के सिक्रेशन हम लोगों को डिस्कस करने हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हॉर्मोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो रिलेटिवली दूसरे पर्टिकुलर कंपाउंड से कम होता है और हॉर्मोन्स की रिक्वायरमेंट बॉडी में कम होती है। एक लेवल से ज़्यादा या कम होने पर, उस पर्टिकुलर लेवल से और भी कम होने पर ये बॉडी में कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर कोज करते हैं। हॉर्मोन्स जिस पर्टिकुलर साइट से बनते हैं, इट मीन्स ग्लैंड से बनते हैं, वहाँ पर काम नहीं करते हैं। उनकी टारगेट साइट हमेशा कोई दूसरा ऑर्गन या स्ट्रक्चर होती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस किया। लोकेशन वाइज हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस जो अपने सिक्रेशन रिलीज करता है वो सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसका टारगेट साइट क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये नर्वस सिस्टम का ऐसा एक पार्ट है पर ये एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट। यहाँ पर जो हॉर्मोन्स रिलीज हुए हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल या रेगुलेशन का मतलब है या तो इंक्रीज करेंगे सिक्रेशन को या फिर इनहिबिट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। स्मॉलेस्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड बट मास्टर ग्लैंड इज ऑल्सो पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड? बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, इट मीन्स हॉर्मोन्स है, वो ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है या बॉडी में ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट तक रीच है पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स की। स्मॉलेस्ट है, पी शेप स्ट्रक्चर है पर इसके हार्मोन ज़्यादा है, नंबर ऑफ हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके दो पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। एक मिडिल पार्ट भी था जो एंटीरियर के साथ हम लोग असेंबल समझ सकते हैं। एंटीरियर के 6 हार्मोन डिस्कस किए हम लोगों ने, पोस्टीरियर के 2 हार्मोन्स डिस्कस किए और मिडिल वन का 1 हार्मोन हम लोगों ने डिस्कस किया। लाइक ग्रोथ हार्मोन किससे सिक्रीट हुआ था? एंटीरियर से। पोस्टीरियर से लाइक एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन से उनका सिक्रेशन कौन करता है, फॉर्मेशन कौन करता है? फॉर्मेशन कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। और उन्हें जस्ट स्टोर करने का काम कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन, whereas ADH is responsible for the concentration of urine. इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन हम लोगों ने डिस्कस किया, ग्रोथ हार्मोन, बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हम लोगों को डिस्कस करनी है थर्ड ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। लोकेशन वाइज पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो लोकेटेड इन आवर ब्रेन। तो पीनियल ग्लैंड located in our brain। हमारे ब्रेन में ही लोकेटेड है। तो 3 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड, ऑल्सो लोकेटेड इन ब्रेन, एंड द थर्ड वन इज पीनियल ग्लैंड, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन आवर ब्रेन। पीनियल ग्लैंड, इसका जो सिक्रेशन है, हार्मोन जो ये सिक्रीट करेगी, सिक्रेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड, द हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड इज कॉल्ड एज मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन कुछ रिजेंबल कर रहा है लाइक MSH हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH जो रिलीज किया था मिडिल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ने, उसका फंक्शन था स्किन के कलर के लिए, हेयर कलर के लिए, आइज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डार्कनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेलेटोनिन क्या काम करता है? मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसे स्लीप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं।
स्लीप हार्मोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसका जो सिक्रेशन है, इसका सिक्रेशन डिम लाइट में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और ब्राइट लाइट में इसका सिक्रेशन कम हो जाता है। तो ये एक तरीके से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि सुलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो हमारा 24 आवर का पूरा रिदम है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है कि हम लोग हमारे जो भी रूटीन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कब सोना जागना, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है 24 आवर के बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है मेलाटोनिन हार्मोन, और उसका सिक्रेशन कौन कर रहा है? पिनियल ग्लैंड। मेलाटोनिन हार्मोन कुछ टर्म्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ इसके लिए अभी रिसर्च का पूरा फील्ड ओपन है। हम लोग मेलाटोनिन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं। मेलाटोनिन इसके साथ साथ कुछ टर्म्स में मेलानिन पिगमेंट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो मेलाटोनिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज sleep hormone. Why it is called a sleep hormone? Because the secretion of melatonin increases in dim light. डिम लाइट में इसका सिक्रेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमें सुलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अनकॉन्शियस कंडीशन क्रिएट करेगा, नींद आने लग जाएगी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इन केस ऑफ ब्राइट लाइट, इसका सिक्रेशन क्या हो जाएगा? लो सिक्रेशन। तो इन केस ऑफ ब्राइट लाइट मेलाटोनिन का सिक्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब ब्राइट लाइट में सिक्रेशन कम हो जाता है, इसका मतलब हम लोग फिर से जाग जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीप वेक साइकिल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये हमारे 24 आवर के बायोलॉजिकल क्लॉक को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। इसके फंक्शन हम लोग मेंशन कर सकते हैं। इट मेंटेन आवर बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक इसका मतलब 24 आवर की हमारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना, ये इसका फंक्शन है। स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करना, सोना जागना, इस चीज़ को मेंटेन करना, ये भी इसका फंक्शन है। तो मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन किसने किया? पीनियल ग्लैंड ने। पीनियल ग्लैंड लोकेटेड कहाँ थी? ब्रेन के अंदर। ये इसका फंक्शन या मेलाटोनिन का फंक्शन क्या हो गया? मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है या 24 आवर के बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। स्लीप वेक साइकिल को कैसे रेगुलेट कर पा रहा है? क्योंकि इसका जो सिक्रेशन है वो सिक्रेशन डिम लाइट में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और ब्राइट लाइट में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हमें नींद आने लगती है जैसे डिम लाइट होना स्टार्ट होती है, मान सकते हैं। और नेचुरली समझें तो इवनिंग में अपने आप इंक्रीज होगा और अर्ली मॉर्निंग में इसका सिक्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो हम लोग फिर से जग जाएं। तो इस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए मेलाटोनिन है। और इसके अलावा इसके दूसरे फंक्शन, मेलाटोनिन इसके साथ साथ मेलानिन पिगमेंट के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, एंड अलोंग विद ये सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये था पिनियल ग्लैंड के बारे में। फोर्थ ग्लैंड, और बहुत एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो हम लोगों को पढ़नी है, वो है थायराइड ग्लैंड। मूव करते हैं फोर्थ ग्लैंड पर, विच इज थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, फोर्थ वन इज थायराइड ग्लैंड। इससे पहले एक चैप्टर हम लोग डिस्कस करते थे, वो चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया होगा अबाउट लैरिंग्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। उस वॉइस बॉक्स की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए कुछ कार्टिलेजेस होती हैं। उसमें से एक कार्टिलेज कौन सी थी? थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज या बोलिए लैरिंग्स की लोकेशन वो विंड पाइप के सबसे इनिशियल वाले पार्ट में होता है,
इसका मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं नेक में इनिशियल वाले पार्ट में। तो थायराइड कार्टिलेज जो होती है वो थायराइड कार्टिलेज की वजह से या उस थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियर पार्ट की तरफ, एंटीरियर का मतलब होता है सामने की तरफ, जो ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड कार्टिलेज हमने एडम्स एप्पल की फॉर्म में भी पढ़ा होगा कि जो मेल होते हैं जनरली उनमें जो थायराइड कार्टिलेज होती है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और वो नेक में आपको ऐसा लगेगा जैसे थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हो चुकी है। उस स्ट्रक्चर को बोलते थे एडम्स एप्पल। तो थायराइड कार्टिलेज की लोकेशन क्या हो जाएगी, वो हमारे थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या हो जाएगी, वो थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियर फ्रंट में लोकेटेड है, या बोल सकते हैं हमारे वॉइस बॉक्स के फ्रंट में लोकेटेड है। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन, नॉट एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन नहीं, एक एंडोक्राइन, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी, थायराइड ग्लैंड। लोकेटेड कहां पर है, लोकेटेड इन नेक, नेक में लोकेटेड है, और नेक में भी कहां पर, एंटीरियर टू थायराइड कार्टिलेज, एंटीरियर टू थायराइड कार्टिलेज, और यू कैन से एडम्स एप्पल, वॉइस बॉक्स के फ्रंट में लोकेटेड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर का मतलब होता है मल्टीपल ग्लोबुलर सेल्स लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई है। इन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को ये हम लोग अगर डायग्रामेटिकली अगर समझें तो ये हमारा ट्रेकिया वाला पार्ट है, ट्रेकिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। तो ये ट्रेकिया वाला पार्ट है और यहाँ पर इनिशियली एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में लोकेटेड है हमारी थायराइड कार्टिलेज। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड का मतलब होता है दो लोब्स हैं इसकी ट्रेकिया के दोनों तरफ और कनेक्टेड भी है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारे विंड पाइप के में लैरिंग्स के इंटीरियर पार्ट पर लोकेटेड होती है, कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड। ये है हमारा ट्रेकिया वाला पार्ट एंड दिस वन इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब्स हैं, इट इज कनेक्टेड, दोनों लोब्स कनेक्टेड है एक स्ट्रक्चर से जिसे बोलते हैं इस्थमस। एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, एक बैंड लाइक, कुछ एच जो इंग्लिश में वर्ड अल्फाबेट है उसकी सिमिलर अपीयरेंस देता है। एच जो कनेक्टेड है दोनों लोब्स किससे, इस्थमस से कनेक्टेड। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, तो थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में लोकेटेड है और ग्लोबुलर फॉर्म है। ग्लोबुलर फॉर्म्स मल्टीपल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में विजिबल होती है। इसके सिक्रेशन की बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में फंक्शन वाइज क्या कर रहा है और इसके हार्मोन्स को हम लोग पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए एक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ने भी रिलीज किया था। हार्मोन का नाम था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज किया विच इज TSH, और वो TSH थायराइड की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इसका सिक्रेशन हम लोगों को डिस्कस करना है या इसका हार्मोन हम लोगों को डिस्कस करना है। हार्मोन जो ये रिलीज करता है उस हार्मोन को बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन इसका एक प्रायर हार्मोन है, पर उसके साथ साथ ये एक हार्मोन और रिलीज करती है ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज कैल्सीटोनिन। तो इसके जो हार्मोन्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो एक हार्मोन तो कौन सा डिस्कस करेंगे हम लोग, थायरोक्सिन, एंड अनदर वन इज कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन। दो हार्मोन्स हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे थायरोक्सिन के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोगों को आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करने को कहा जाता है कि जो सॉल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें आयोडीन कंपोनेंट होना चाहिए। बट व्हाई आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। आयोडीन की अगर डिफिशियंसी होगी तो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अगर थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम हुआ, इसका मतलब चाहे थायराइड ग्लैंड बहुत प्रॉपरली वर्क कर रही है, पर फिर भी अगर आयोडीन एक रॉ मटेरियल की फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो थायरोक्सिन प्रॉपरली बन नहीं पाएगा, और थायरोक्सिन अगर नहीं बना तो बॉडी में उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन वो थायरोक्सिन परफॉर्म कर रहा था वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो थायरोक्सिन को बनाने के लिए एक एलिमेंट रिक्वायर्ड, हम लोग फर्स्ट वन स्टार्ट करेंगे, थायरोक्सिन। आयोडीन इज रिक्वायर्ड, आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन। और आयोडीन किस फॉर्म में अवेलेबल है, हमें सॉल्ट की फॉर्म में अवेलेबल होगा। आयोडाइज सॉल्ट हम लोगों को यूज करना है सो दैट थायरोक्सिन प्रॉपरली बन पाए। थायरोक्सिन क्या काम करता होगा बॉडी में, तो फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हम लोगों को डिस्कस करना है। कैल्सिटोनिन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थायरोक्सिन के फंक्शन, द फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन। फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन, फर्स्ट वन इज थायरोक्सिन हमारी बॉडी में BMR, इट मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन यूटिलाइज होने का जो प्रोसेस है बॉडी में, उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उससे कंट्रोल कौन करेगा, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितना प्रोटीन किस प्रोपोर्शन में यूटिलाइज होगा, इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, थायरोक्सिन। इसका मतलब अल्टीमेटली ये हमारी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड है इसका मतलब। तो BMR को कंट्रोल करना इज, हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि अगर थायरोक्सिन में वेरिएशन आया तो हमारी BMR रेट भी क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी, और BMR रेट वेरी करने का इफेक्ट पूरी बॉडी में आने वाला है। तो थायरोक्सिन का सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, इट कंट्रोल BMR। BMR का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। किस प्रोपोर्शन में यूज होंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, उसको कंट्रोल कौन करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन। सेकंड इसका फंक्शन है, थायरोक्सिन बॉडी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि हम लोग अगर BMR को कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो ग्रोथ से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये बॉडी की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रोथ ऑफ बॉडी। ग्रोथ ऑफ बॉडी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बेसिकली अगर यूटिलाइज अच्छे से होते हैं तो वो ग्रोथ से रिलेटेड होता है, तो ग्रोथ के लिए रेगुलेट करने के लिए भी थायरोक्सिन रिक्वायर्ड है। और इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर न्यूट्रिएंट प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रहे हैं या ज़्यादा यूज हो रहे हैं तो इसका इफेक्ट हमारे मेंटल ग्रोथ पर भी आ सकता है। इसका मतलब बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ उसी का पार्ट है, मेंटल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है थायरोक्सिन। तो नेक्स्ट इसका हो जाएगा फॉर मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है थायरोक्सिन। इसके साथ साथ इसका एक फंक्शन हम लोग एम्फीबियंस में भी डिस्कस करते हैं कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये एम्फीबियंस में, इट मीन्स फ्रॉग में, टेडपोल लार्वा, हम लोग जानते हैं कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए दो मीडियम रिक्वायर्ड है, एक तो वाटर कंडीशंस अगर हम बात कर रहे हैं फ्रॉग की, और एक लैंड कंडीशंस रिक्वायर्ड है। तो जो रिप्रोडक्शन का इवेंट एम्फीबियंस में कंप्लीट होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है, वाटर के अंदर। तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर उसमें बनती है वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, उसे बोला जाता है टेडपोल लार्वा। वो टेडपोल लार्वा एडल्ट फ्रॉग से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होता, उसके अंदर ऐसे कुछ मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होती है जिन्हें बाद में रिमूव होना पड़ता है या उसको अपने आप को कन्वर्ट कर कर एडल्ट फॉर्म में जाना होता है। इस प्रोसेस के लिए थायरोक्सिन हार्मोन रिक्वायर्ड है। तो थायरोक्सिन हार्मोन मेटामॉर्फोसिस, दिस कन्वर्जन फ्रॉम टेडपोल टू एडल्ट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन इट कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस का मतलब कन्वर्जन ऑफ
conversion of tadpole larva into an adult। एक टेडपोल लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए थायरोक्सिन रिक्वायर्ड है। अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दें टेडपोल से तो क्या इफेक्ट होगा, उसका थायरोक्सिन फॉर्मेशन रुकेगा और अल्टीमेटली टेडपोल एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो उसी कंडीशन में रह जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है वो मेटामॉर्फोसिस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बीएमआर को रेगुलेट करता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड मेंटली एक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का अगर सिक्रेशन हाइपर हो या हाइपो सिक्रेशन हो तो वो बॉडी में डिजीज या डिस्कम्फर्टनेस कोज करेगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले हाइपर सिक्रेशन, देन मूव करेंगे हाइपो सिक्रेशन। अगर थायरोक्सिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए, एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा हो जाए, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन विल कोज एक्सोप्थेलेमिक गोइटर। हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, अगर हाइपर सिक्रेशन होता है थायरोक्सिन का मतलब लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा होता है, इट विल कोज एक्सोप्थेलेमिक गोइटर। व्हाट इज गोइटर एंड व्हाट इज एक्सोप्थेलेमिया? गोइटर का मतलब होता है नेक में स्वेलिंग आना। जो नेक वाला पार्ट होगा जहां पर थायराइड ग्लैंड थी वो क्या हो जाएगी, स्वेलअप कर जाएगी। तो गोइटर का मतलब हो गया स्वेलिंग इन नेक और यू कैन से थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। नाउ एक्सोप्थेलेमिया का मतलब ऐसे पर्सन में जिनमें हाइपर सिक्रेशन है उनमें आई बोल्स में लिक्विड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है और आई बोल्स प्रोट्रूड आउट करती है। हमें ऐसा लगता है कि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो लिक्विड के एक्यूमुलेशन की वजह से आई बोल्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोप्थेलेमिया। तो एक्सोप्थेलेमिया का मतलब आई बोल्स आर प्रोट्रूड आउट। बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड, आई बोल्स वहां से प्रोट्रूड आउट करेगी, मतलब थोड़ा सा ग्रोथ उसकी हमें ज़्यादा दिखेगी। तो ये तो कंडीशन है एक्सोप्थेलेमिक गोइटर। पर इसके साथ साथ क्या इफेक्ट होते हैं, इसके साथ साथ इफेक्ट होंगे लाइक अगर ज़्यादा है हाइपर सिक्रेशन है तो बॉडी का वेट, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। अगर कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है तो बॉडी कैसी रह जाएगी, वीक। तो इस केस में इसके सिम्टम्स हम लोग चेक करें तो क्या क्या होगा, वीक बॉडी। इसके अलावा अगर बॉडी वीक है, ज़्यादा कंजप्शन है तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी, उसका एक पार्ट टेम्परेचर की फॉर्म में हीट की फॉर्म में जाएगा। तो इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा, तो स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी। तो स्वेटिंग होती है। ऐसे पर्सन में सीवियरिंग होना, हाथ पैरों का थोड़ा सा हिलते रहना, उसके साथ साथ बीपी ज़्यादा होना, ये नॉर्मल कंडीशंस होती हैं। तो हाई बीपी होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ये सब सिम्टम्स किसके होते हैं, हाइपर सिक्रेशन के। एक कंडीशन हो सकती है हाइपोसिक्रेशन, कि अगर इसका सिक्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर सिक्रेशन कम है तो कंडीशन को हम लोग बोलेंगे, कंडीशन डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसे सिंपल गोइटर भी मानते हैं। अगर मान के चलिए हम लोग आयोडीन कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली आयोडीन नहीं मिल पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली थायरोक्सिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम। इस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोसिक्रेशन। अगर आयोडीन कम है तो हाइपोसिक्रेशन होगा, और हाइपोसिक्रेशन आयोडीन की वजह से होता है तो फिर इस कंडीशन को बोलते हैं सिंपल गोइटर। तो हाइपोसिक्रेशन बाय लो लेवल ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन कम होगा तो थायरोक्सिन भी कम बनेगा। तो कंडीशन, इट विल कोज सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर का मतलब वही नेक में स्वेलिंग आएगी, पर उसके साथ साथ वहाँ पर एक्सोप्थेलेमिया नहीं होगा। सिंपल गोइटर कंडीशन है, स्वेलिंग आएगी, पर अगर
ज़्यादा सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो यूटिलाइजेशन कम हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का, तो इसका मतलब बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, ओबेसिटी कोज करेगा। तो सिम्टम्स में क्या लिखेंगे हम लोग, ओबेसिटी। ओबेस्ड होंगे पर्सन, उनका वेट क्या होगा, रिलेटिवली ज़्यादा होगा। बीपी कैसा हो जाएगा, हाइपर में हाई बीपी तो हाइपो में लो बीपी। ब्लड प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं किसके, हाइपोसिक्रेशन के। एक कंडीशन ये है कि अगर हाइपोसिक्रेशन एक प्रेग्नेंट वुमेन में है या उनमें आयोडीन कंजप्शन कम है, आयोडीन की कमी है, तो उसका इफेक्ट उसके बच्चे पर भी होगा, उसके फीटस ग्रोथ पर भी इसका इफेक्ट आएगा। जो उसके वोम में जो बेबी है ग्रो कर रहा है उस पर इसका इफेक्ट आ जाएगा अगर सिक्रेशन कम है प्रेग्नेंट वुमेन में। इस कंडीशन में जो बच्चा पैदा होगा, जो जिस बेबी का बर्थ होगा, उस बेबी की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और उसका मेंटली रिटार्ड होना भी पॉसिबल है। उसके डार्क स्किन पर डार्क कलर के पैचेस बनेंगे, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। उस कंडीशन को बेली जो होगा, पेट वाला पार्ट, वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। इन कुछ कंडीशंस उसके अंदर हो जाती हैं। इस टाइप के बच्चे को बोला जाता है क्रेटिनाइज्ड बेबी। दिस डिजीज इज कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म। तो एक कंडीशन हम लोग काउंट कर लेते हैं कि अगर हाइपोसिक्रेशन हो न प्रेग्नेंट वुमेन, तो हाइपोसिक्रेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन, अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हाइपोसिक्रेशन होता है तो इट विल कोज क्रेटिनाइज बेबी। क्रेटिनाइज बेबी का मतलब जिसके अंदर कुछ सिम्टम्स ऐसे होंगे मेंटली रिटार्ड, जैसे कि बच्चा पैदा होगा, तो मेंटली रिटार्ड, इस डिजीज को हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म डिजीज कोज करेगा। क्रेटिनाइज बेबी डिजीज इज कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म। तो ये तो थे थायरोक्सिन के फंक्शन। इसका एक हार्मोन और हम लोगों को पढ़ना है, वो है कैल्सीटोनिन। आप उसे थायरोकैल्सीटोनिन भी बोल सकते हैं। तो सेकंड जो सिक्रेशन होगा थायराइड ग्लैंड का, वो होगा थायरोकैल्सीटोनिन। इस वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड होगा, थायरोकैल्सीटोनिन। इस वर्ड में थायराइड लिखा हुआ है और सेकंड क्या लिखा हुआ है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन इज रिलेटेड टू द कैल्शियम। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। बॉडी में अगर ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, अगर ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये एक्सक्रीटरी मटेरियल की फॉर्म में, इट मीन्स यूरिन की फॉर्म में कैल्शियम के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो ये कैल्शियम को कहाँ डिपॉजिट कर देगा, बोन्स में। तो बोन्स को क्या बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो कैल्शियम, और अगर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अब्जॉर्प्शन, फूड में से कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। तो अल्टीमेटली ये ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ने पर उसे कम करने की कोशिश करते हैं। इसका दूसरा हम लोग इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो बोन का रिजॉर्प्शन होता है, रिजॉर्प्शन का मतलब होता है उसमें से कैल्शियम का मूव होना, उसको इनहिबिट कर देता है। इनहिबिशन का मतलब ब्लड कैल्शियम को बोन से मूव नहीं करने देता। तो अल्टीमेटली ब्लड में ग्लूकोज के कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम करेगा। तो इट रिलेटेड टू द concentration of calcium in blood। इसका जो फंक्शन है वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। कंडीशन क्या है, इफ द concentration of calcium will rise in blood, अगर ब्लड में कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, किसकी, कैल्शियम की, तो ये क्या करेगा, इट इनहिबिट रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। तो इट इनहिबिट रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। बोन को, रिजॉर्प्शन का मतलब होता है कैल्शियम का मूव होना वहां से, उसको इनहिबिट करेगा, रोकेगा।
अल्टीमेटली बोन को क्या बना रहा है? स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इट मेक्स द बोन स्ट्रॉन्ग। रिजॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है तो इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि वो बोन को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, कैल्शियम को डिपॉजिट करवा रहा है बोन्स में, सो दैट बोन्स क्या बने? स्ट्रॉन्ग बने। इसके साथ साथ इट इंक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम विद यूरिन। ये यूरिन के साथ कैल्शियम के एक्सक्रीशन को क्या कर देगा? प्रमोट कर देगा, सो दैट ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाए। ये काम कौन करेगा? कैल्सिटोनिन हार्मोन या थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। इसी को काउंटर करने के लिए हमारे पास बॉडी में एक और हार्मोन होता है विच इज कॉल्ड एज पैराथायरॉयड हार्मोन। वो पैराथायरॉयड हार्मोन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और पैराथायरॉयड हार्मोन वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।